नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। आज एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने हूं जो हर ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, बुर्का, चिलमन, नकाब, हिजाब, इन सब पर शायरों ने न जाने कितनी मोहब्बत की नज़में लिखी हैं, लेकिन आज यही हिजाब तकरार का सबब बन गया है। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में सरकारी स्कूल, कॉलेजों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन का मामला सुर्खियों में है। राज्य भर में जगह जगह स्टूडेंट्स दो समूहों में बट गए हैं। अब तो ये तकरार कई राज्यों में फैल चुका है, एक हिजाब के समर्थन में तो दूसरा उसके विरोध में। दोनों एक छात्र गुट कई जगह आमने सामने हैं। कहीं हिजाब दिवस मनाया जा रहा है तो कई जगहों पर हिजाब पहनी छात्राओं को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। मामला अदालत में है और कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अमन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये पहली बार नहीं जब धार्मिक पहचान, प्रतीकों या धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। 1950 से लेकर अब तक इसी तरह के कई मामलों में उच्च न्यायपालिका फैसले सुना चुकी है। कई केसों में हिजाब, बुर्का पर फैसले आ चुके हैं, लेकिन सभी का संदर्भ अलग रहा है। हम सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक सरकार की तरफ से 5 फरवरी को जारी उस आदेश को समझना जरूरी है जिसमें सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड के पालन पर जोर दिया गया। राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के सेक्शन 133(2) को लागू करते हुए कहा है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में सभी स्टूडेंट ड्रेस कोड का पालन करेंगे। निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद के आधार पर ड्रेस कोड को लेकर फैसला ले सकते हैं। सरकार के आदेश में कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि सभी छात्रों को एक समान पोशाक पहननी चाहिए ताकि वे एक समान दिखें और इस तरह से व्यवहार करें कि कोई भेदभाव न हो। बाद में जब तकरार बढ़ा तो सरकार ने प्रतिबंधित वस्त्रों में भगवा गमछा आदि को भी जोड़ दिया। अदालती फैसलों और संवैधानिक अधिकारों के ताने बाने को अगर समझने की कोशिश की जाए तो संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इस पर कई शर्तें लागू हैं। आर्टिकल 25A कहता है कि राज्य पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के मद्देनजर इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। वैसे संविधान ने कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलने को सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा माना है। छात्राओं के हिजाब पहनकर जाने का समर्थन करने वालों की दलील है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्हें हिजाब पहनने का पूरा हक है। हिजाब पहनने को धार्मिक स्वतंत्रता तभी माना जा सकता है जब हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा हो, ये जानकारों का कहना है। अब ये मुद्दा समय समय पर अदालतों में भी गया, लेकिन फैसला आया। इसके संदर्भ में अलग अलग जो फैसले आए वो उनके संदर्भ अलग अलग रहे। केरल हाई कोर्ट में 2016 में अमना बशीर बनाम CBSE मामले में भी ये मसला उठा। तब एग्जाम में बैठने के लिए CBSE की तरफ से तय ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। तब हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने को एक जरूरी धार्मिक प्रथा तो माना, लेकिन CBSE के नियमों को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिया कि अगर कोई हिजाब पहनकर एग्जाम देना चाहे तो उसे इजाजत देनी चाहिए, लेकिन अनुचित साधनों की जांच के लिए ऐसे स्टूडेंट्स की अतिरिक्त तलाशी हो सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कपड़ों को अभिव्यक्ति का एक रूप माना और कहा कि इसे सशर्त लागू करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है? अलग अलग वक्त पर कुछ ऐसे ही सवालों पर उच्च न्यायपालिका फैसले सुना चुकी है। अदालती आदेशों के आईने में यदि देखा जाए तो मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं है। 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और अब बहस हिजाब पर है। वैसे किसी धर्म के प्रथाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है या नहीं, यह एक अलग संवैधानिक विषय है। इसकी जांच का पैमाना यह है कि क्या वह प्रथा
उस धर्म का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है। सबरीमला केस या आप याद करें, सबरीमला केस की सुनवाई के दौरान एक संवैधानिक बेंच बनाया गया जो कई धर्मों प्रथाओं को जांचेगा। वैसे इस बेंच के बनने के बाद अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल कर्नाटक में हिजाब का मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, इसमें कोई शक नहीं, और वो उसका असर तमाम अन्य राज्यों पर भी होने लगा है, ये भी साफ दिख रहा है। हिजाब की इजाजत की मांग के विरोध में हिंदू छात्र छात्राएं भगवा गमछे और स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगने लगे हैं। राजनीतिक बयानबाजियां सुर्खियों में हैं, अब तो राजनीतिक फैसले भी लिए जाने लगे हैं, लेकिन इस मसले ने कई सवाल खड़े किए हैं। शिक्षण संस्थाओं के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड से आखिर कैसी दिक्कत? पर्दा प्रथा अगर कुरीति है तो हिजाब कुरीति क्यों नहीं है? ऐन चुनाव, क्या इसका तूल पकड़ना सियासी ध्रुवीकरण की साजिश तो नहीं है? धर्म को मानना अलग बात है, लेकिन धार्मिक कट्टरता अलग है, और ऐसे में कैसे इन दोनों में फर्क किया जाए? कम से कम शिक्षालयों को मजहबी कट्टरता की लड़ाई का अखाड़ा किस तरह से नहीं बनाया जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती है। आज दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और मार्च 2014 में फुटबॉल की शीर्ष संस्था फीफा ने सर पर स्कार्फ लगाने से प्रतिबंध हटा लिया, जिससे खिलाड़ियों को मैदान पर हिजाब पहनने की अनुमति मिल गई। अब ये एक अलग आईना है देखा जाए तो। मई 2017 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीबा ने भी हिजाब पर से प्रतिबंध हटा लिया। न्यूजीलैंड ने हाल ही में हिजाब पहनने एक महिला को पुलिस में भर्ती होने की अनुमति दी। आज जब दुनिया समावेशिता को अपना रही है तो हम अपनी मानसिकता और रवैये के कारण पीछे जाते क्यों दिख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसे समझना आज जरूरी है। कर्नाटक के एक कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया है। इस मुद्दे पर देश में जमकर राजनीति हो रही है। हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथी आमने सामने हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को बताया है, लेकिन इसके पालन को शर्तों की बंदिश में बांधा गया है। हिजाब पर हालिया विवाद पहला नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग समय पर अलग अलग अदालतों में ये मसला उठ चुका है। हिजाब पर पहले के अदालती फैसलों में क्या आया था, आइए जानते हैं। 2015 के नदा रहीम बनाम CBSE केस में CBSE ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के लिए ड्रेस कोड लागू करते हुए स्टूडेंट को आदेश दिया था। 2 लड़कियों ने इस ड्रेस कोड को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों याचिकाकर्ता छात्राओं को हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की अनुमति तो दे दी, लेकिन CBSE के नियम को भी सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक मान्यता की वजह से जो लोग निर्धारित ड्रेस कोड से इतर कपड़े पहनकर एग्जाम देना चाहते हो, वो सेंटर पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे ताकि उनकी सही से जांच हो सके। 2016 में आमना बशीर बनाम CBSE मामले में भी 1 साल बाद इसी परीक्षा के लिए CBSE ड्रेस का मामला फिर से केरल हाई कोर्ट पहुंचा। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक की सिंगल जज बेंच ने हिजाब को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा तो बताया, लेकिन CBSE के नियमों को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिया कि अगर कोई हिजाब पहनकर एग्जाम देना चाहे तो उसे इजाजत दी जाए, लेकिन अनुचित साधनों की जांच के लिए ऐसे स्टूडेंट की अतिरिक्त तलाशी हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनने के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये मामला 2006 में भी मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया था। M अजमल खान बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि पर्दा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, तब भी ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या स्वास्थ्य की शर्तों के अधीन है। जाहिर है कि मामला पेचीदा है। ऐसे में अदालत के फैसले का दोनों पक्षों को सम्मान करना होगा और छात्रों के हित को सर्वोपरि रखते हुए इसे सियासी तकरार के विषय न बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। बात करने के लिए, इसे और अधिक विस्तार से समझने के लिए हमारे पास एक बेहद वरिष्ठ पैनल मौजूद है और जो इस पूरे मसले के सभी कोणों को समझाएगा और हम सभी मिलकर इस मामले के जो वो खास रूप है, वो जो खास बिंदु हैं जिस पर विचार रखना जरूरी है, उन बिंदुओं को आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ जस्टिस विमलेश शुक्ला हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। हमारे साथ
डॉक्टर जीवी राव हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश राव हैं, वीसी DSNLU विशाखापट्टनम के, और हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, और मौलाना कारी इसहाक गौरा मुस्लिम स्कॉलर है देवबंद से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मौलाना साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर विवाद हुआ है, आपकी क्या राय है? क्या आप ये समझते हैं कि ये महज राजनीतिक तूल दिया जा रहा है इस पूरे मामले को? कर्नाटका का जो मामला हिजाब को लेकर सामने आ रहा है जी, पूरी दुनिया उसको देख रही है। मैं समझता हूं कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए था, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, आज वो एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती जी। हमारा मुल्क जो है जी, लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ पर तमाम मजाहिब के लोगों को अपनी अपनी आजादी से जीने का पूरा हक मिला है। उसमें हमारे सिख भाई भी हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, मगर किसी एक समुदाय को टारगेट करना या उनके किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उस पर उंगली उठाना, मैं समझता हूं कि ये बहुत काबिल मजम्मत है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिल्कुल। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से छात्राएं हिजाब पहनने की जिद पर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि छात्र जो है उसको अपने स्कूल या कॉलेज के ड्रेस कोड को, जो उसके नियम हैं, उसको पालन करना ही चाहिए? और इसके लिए, क्योंकि वो स्कूल एक शिक्षण संस्था है, वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी और इस तरह की तमाम चीजों पे यदि हम बात करते रहे तो बात पता नहीं कहाँ आगे बढ़े। आपको ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें भी इतना मॉडरेट होना चाहिए? स्कूल हो या कॉलेज हो या मदरसे हो या कोई भी ऐसी शिक्षा स्थान हो, मैं समझता हूं कि सभी के धर्म की जो भावनाएं हैं उसको पेशे नजर रखते हुए जरूर लागू करवाना चाहिए। पर ये मामला काफी समय से चला आ रहा था, एन ऐसे वक्त पर जहां चुनाव कई राज्यों में खड़े हैं और इस पर एक बाकायदगी से इशू बनाकर सामने खड़ा करना, पूरी दुनिया में इसका तमाशा बनाना, ये मैं समझता हूं उचित नहीं है। और अगर किसी को ड्रेस कोड को लागू कराना है तो मैं समझता हूं कि उसमें धार्मिक भावनाओं का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे शुक्ला, हिजाब मामले की यदि हम बात करें और इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो कहाँ टिकता है? ये बार बार कहा जा रहा है कि सिखों को तो कृपाण रखने की या पगड़ी लगाने की सुविधा है, लेकिन हिजाब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और क्यों नहीं ये हो सकती है? कहाँ ये इस पूरे मसले को कहाँ देखें हम संविधान के पैमाने पर? श्री जी, आप ये देखेंगे कि सेक्शन 25 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 में जो भी राइट्स कंफर्ड है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस हैं। और राइट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस हैं। और कोर्ट को जो देखने वाली बात होगी कि ये हिजाब का पहनना जो है, जिसपे इंसिस्टेंस है, जो है इसको फंडामेंटल राइट के पैरामीटर्स पे लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, और उसके लिए टेस्ट है जो है एसेंशियलिटी का। ये एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं इस्लाम का, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और ये मुद्दा जो है आप देखेंगे कि कोर्ट्स में आपने भी रेफर किया उसको कि सिंगल जजेस ने और डिवीजन बेंच ने इसको देखा है, बट कहीं पे भी इंटीग्रल पार्ट नहीं माना है। और ये आज की तारीख में अब चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये मुद्दा चला गया है, तो ये कोर्ट को आंसर करना ही होगा जो है कि हिजाब को भी जो है एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इस्लाम ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। परसेप्शन एक चीज होती है, पर डिक्लेरेशन बाय कोर्ट जो है वो एक थोड़ा डिफरेंट चीज है। डॉक्टर जीवी राव, आपके पास आना चाहूंगी, और ये जरूर एक बड़ा सवाल है। जैसे स्कूल रूल्स जो वायलेट हो रहे हैं, it's the right of privacy guaranteed under Article 21 of the Constitution, as interpreted by the Apex Court in Justice Puttaswamy case. How do you see it?
पहली बात तो मैडम आपको मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आप धन्यवाद, आपने मेरे को इस पे बुलाया। मैंने इस पे कई चीजों पे लिखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लिखा है और मैं बहाई इसके इस्लामिक क्लोज हूँ। मैं पहली बात एक बिफोर आई कम टू व्हाट आई वांट टू से, I want to make one point here before as a preface, as an introductory remark of mine. ये है कि मैंने डॉक्टर स्वामी और कई लोग हमारे ये जो हमारी क्लैश ऑफ जो रिलीजियस मैटर्स पे बात बोलते हैं, मैंने कई लोगों को सुना है और उसमें मैं स्पेशली डॉक्टर स्वामी की बात में एक पहले रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा, एक स्टडी की गई यूके में कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी हैं यहाँ पर, उनका एक डीएनए टेस्ट किया तो सबका डीएनए ऐसा मिला जिससे हम पूरे सारे भाई बहन हैं एक तरीके से, पूरे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो भी उनका इंटरेस्ट है। जो मैं अभी जो भी कहूंगा, मैं इस चीज को अपने दिल में रख के कहूंगा। पहली बात कि हम लोग सब बाय डीएनए हम सब भाई बहन है यहाँ पे जो लोग हैं, और कहीं का भी उन्होंने मजहब अपना लिया हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो एक एट द मोमेंट जो ऐतिहासिक दौर से जो हम गुजर रहे हैं, जैसे इतिहास में जो है, अब एक जमाने में बिजली नहीं थी, आजकल बिजली है, बिजली किसी और ने बनाई है, ऐसे तो हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो सुधार जो है हर एक पहलू में, हमारे एक रिलीजन में भी जो हमारे, उसमें भी सुधार आया है। अब मैं कई हिंदू की एक बात बताता हूँ। सती एक चीज होती थी जहाँ पे जैसे ये एक मर्द मर गए तो उनकी बीवी उनके साथ जाके बैठ जाती। तो हमने कानून बनाया कि ये हटाना, ये ठीक नहीं है, ये इस जमाने के लिए नहीं है, ये हमारे जो मजहब है इसमें ये गलत बात है, ये पहले जमाने की थी, ये हमारी। इसी तरह से हमें हर रिलीजन में सुधार की तरफ देखना चाहिए, ये ना कि ये झगड़ा है की तरफ से देखना चाहिए ना। अब आते हैं मुद्दे की बात। आपने प्राइवेसी की क्वेश्चन पूछी। प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी जिसे हम डिफाइन करते हैं, वो हमारे घर के चार अपने बंद कमरे में, इन द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउस, व्हाट वी डू इज नोबडीज बिजनेस एंड इट शुड नॉट बी इंटरफियर्ड। प्राइवेसी जो भी होती है, यदि आपका निजी मामला हो और आप एक पब्लिक संस्था में जा रहे हैं, तो आपके प्राइवेसी राइट जो है उस हद तक नहीं रहेंगे जो आपको मिलते हैं आपके घर के अंदर, या जो आपके निजी बात में होती है, या आपके कंप्यूटर, या आपके जो चिट्ठियां आती हैं या ईमेल आती है, वो प्राइवेसी लेवल वहीं तक सीमित है। उसके बाद बाकी जब आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, जब मैंने सेक्युलरिज्म पे भी लिखा, सेक्युलरिज्म का ये मतलब रहता है कि आप सब मजहब की एक ही इज्जत करते हो, मगर जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आर्मी जी, अब मैं अपने आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं जो सबसे विद्वान हैं और मैं उनकी बहुत आदर करता हूं, उनके मैंने कई हाल ही में इंटरव्यू में भी देखे, और उन्होंने ये कहा कि देखिए आप जब कुछ चीजें हैं, देखिए पहली बात तो जो हिजाब और ये इतने जजमेंट्स हैं, उन्होंने कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं बताया, उन्होंने पूरा कुरान देख जी, वो अभी इनफैक्ट गौरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना गौरा। मौलाना साहब, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, ये बार बार बात हो रही है हिजाब की कि क्या ये इंटीग्रल पार्ट है या नहीं, महिलाओं के लिए जरूरी है या नहीं, ये पहनना क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए जरूरी है, अगर है तो क्यों, ताकि हम इस पूरे बहस में ये जो बात आ रही है कि ये इतनी जरूरी तो नहीं है, इसको समझा जा सके। देखिए, मजहब इस्लाम में महिलाओं को बहुत अहमियत दी गई है, महिलाओं को बहुत कीमती समझा गया है, इसीलिए मजहब इस्लाम ने औरतों को, महिलाओं को पर्दे का हुक्म दिया है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, जो कीमती चीजें होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो उनको बाकायदगी से ढांक कर रखा जाता है। हमारे यहाँ कुरान करीम है, उसको भी गिलाफ में रखा जाता है क्योंकि उसको बहुत पवित्र माना जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ खाने काबा है, उस पर भी गिलाफ है, उसको भी हिजाब में रखा जाए। यानी जो भी हमारे यहाँ बहुत अहमियत रखते हैं, कीमती होते हैं, उनको हम ढांक कर रखते हैं, और ये महिलाओं को सम्मानित करने वाली एक बात है। जी प्रोफेसर राव, ऐसा नहीं लगता है कि देयर सीम्स टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉज एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, which should prevail, and if can school rules be ridden by religion? Madam, जी, Constitution has very clearly
given what is the role of the state and what is the role of the center in making law. State subject है and union list है, state list है और concurrent list. जी अगर आज हम इस मुद्दे को एक हिसाब का देखना चाहेंगे तो इसको देखने का तरीका जो है डायमेंशंस, हाउ टू लुक एट दिस इशू. एक तो माइक्रो एनालिसिस है, एक तो मैक्रो एनालिसिस. ठीक है. जब हम इसको माइक्रो एनालिसिस तहत देखेंगे सूक्ष्म रूप से, तो आज के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में एक न्यूज है. इसमें आई विल टेक ओनली द रिलेवेंट पोर्शन. एक तो हमारा नेबर जो है वेरी मच एंक्शियस, पाक ग्रेवली कंसर्न ओवर इंडिया हिजाब रो. वो पाक की बात छोड़ दीजिए, वहां तो माइनॉरिटीज का बहुत दुर्दशा है. ये इसमें और एक लिखा है फ्रॉम पीटीआई टू कोट, द हिजाब कंट्रोवर्सी फर्स्ट erupted in January at a government pre-university college in उडुपी. तो ठीक है, उडुपी में पहली बार जनवरी में यह मुद्दा सामने आया. Where 6 students who attended classes wearing headscarves in violation of stipulated dress code were asked to leave the campus. ये फैक्ट्स की बेसिस पे हमें when we are looking at legally, मैं तो सिर्फ लीगल की परिभाषा में ही बात करूंगा. ठीक है. द बेसिक फैक्ट जो है, जनवरी में ये मुद्दा सामने आया. 6 गर्ल स्टूडेंट्स देर क्या आया अगेंस्ट द स्टिपुलेटेड ड्रेस कोड एंड दे आर आस्क्ड टू लीव. वेरी सिंपल इशू है उस टाइम पे. तो फिर हम इसको देखेंगे. The students they might have joined in the month of July. Normally academic year शुरू होता है जून जुलाई से. शायद अगर हम ये समझेंगे ये तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, बच्ची हैं. ठीक है. फिर भी they might have took admission in the month of July. तो जुलाई में when they took admission there might be some hold. मेरा अपना मानना है as per the reports subject to correction. Okay. जब एडमिशन दिया बच्ची ने, देयर वाज सम कोड, जैसा हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में होता है. एंड अभी डाउट आएगा whether these girls they have been wearing hijab right from July or they started wearing this from January. अगर ये लोग स्टूडेंट के बच्चे जो हैं, इफ दे आर वेयरिंग दिस हिजाब राइट फ्रॉम देयर एडमिशन, जुलाई से अगर कोई इसको पहन रहे हैं, देन व्हाई कॉलेज शुड टेक ऑब्जेक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है. ये एक स्थिति है. दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जुलाई से दिसंबर तक नहीं पहना है और पहली बार जनवरी में ये हिजाब पहन के कॉलेज में आए थे. तो जब 6 महीने तक वो जो भी रूल्स है उसका पालन किया और जनवरी में उसका वायलेट किया और उल्लंघन किया. तो दिस इज ए मैटर बिटवीन द 6 स्टूडेंट्स एंड द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रिंसिपल. ठीक है. ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स उन बच्चे को सस्पेंड किया या क्लासेस में आने के लिए इजाजत नहीं दिया. तो हम इफ वी अप्लाई लॉ when there are certain rules regulations at the time of admission, if a student has agreed to follow those rules of discipline etc, then one has to abide by that. Okay. Then it is the स्टूडेंट को दोबारा सोचना पड़ेगा व्हाट he or she has violated the rules of admission. क्योंकि जब एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम पे पता है स्कूल में यूनिफॉर्म है, क्या ड्रेस कोड है, क्या है. और अब 6 महीने तक उसका पालन किया, बाद में उसका वायलेट किया,
तो ये एक स्थिति है मैंने जो बताया। सर लेकिन द कॉलेज एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन दे डिडंट रिवील, अचानक ये लागू किया। ये बच्चे जो हैं जुलाई से पहन रहे हैं, जनवरी में उनको सस्पेंड किया, वो अलग स्थिति है, ठीक है। अब उसको इवन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द स्टूडेंट एंड द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ कौन वायलेट किया? whether the student has violated the agreement of discipline, agreement of admission, or the college has introduced new rules. Even the college, they cannot introduce new rules. जब एडमिशन के टाइम पे जो भी रूल्स बनाया, they students they should be governed by those rules only. बिल्कुल. College should not make Sir, new rules in the middle. But sir, ठीक है. Sir, but as an educationist, do you think that the school laws issued by government has overstepped the limit by preventing hijab wearing? अगर हम मान भी लें कि ये एक रूल था, तो आपको लगता है कि ये ओवर स्टेपिंग है? So this is that's exactly the GO issued under, as you rightly said, 133 subclass 2. This was जो college development committees जो हैं, they were empowered to issue certain guidelines regarding the dress code and these things. So now the question is, इस GO को challenge किया गया, ठीक है? And this is at micro level. अगर सूक्ष्म तरीके से हम इसको देखेंगे इस मुद्दे को, एंड अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे, अभी एक कॉलेज का मामला जो है, कॉलेज में जो इश्यू जो है बिटवीन प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टूडेंट्स, इसका तरह तरह का कलरिंग हो गया। बिल्कुल जी, ठीक है। एंड नाउ देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज आर कमिंग इनटू पिक्चर। What are the essential practices of religion, and is it a fundamental right to wear hijab? जी. And is it violating the Article 21, Article 19, 1A? Or is, as the news are coming, it is a greater conspiracy to destabilize the यूनिफॉर्म nation? सिविल कोड की बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बहाने लागू किया जाएगा। जी हाँ, ये सब जो है ए मैक्रो लेवल पे, बिकॉज इट इज नॉट ओनली इन कर्नाटका, इन अदर स्टेट्स आल्सो, बोथ साइड्स। बिल्कुल। अब आपसे मेरा ये सवाल है विनोद जी कि जिस तरह से हमारे इस देश में हम सभी ने देखा है बचपन से लेकर आज तक कि इसमें हर धर्म के पालन की आज़ादी है, फिर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने में आखिर हिंदू संगठनों को आपत्ति क्यों हो रही है? इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अनेक उच्च न्यायालय पहले से डिसाइड कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं है कि बुर्का इस्लाम का अंग न था न है। और अगर इस्लाम का अंग हो भी तो मुझे बताइए कि क्या वो जो जॉर्डन के शाह हैं, जिनको के कहते हैं पैगंबर मोहम्मद के 11वें बेसिकली वंशज हैं, उनकी पत्नी की फोटो देखिए ना, उनके बच्चों की फोटो देखिए ना, आमिर खान, शाहरुख खान, आप ये जितने भी खान ब्रदर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो रहते हैं, उनके बेटियों को पिक्चर ये अलग मसला है विनोद जी, ये अलग मसला है कि ये मैं वही जानना चाह रही हूँ कि अगर कोई हिजाब नहीं पहनना चाहता है तो जबरदस्ती नहीं है, पर कोई पहनना चाहता है तो उसे पहनने की इजाजत क्यों नहीं हुआ? आपके इंद्रेश कुमार ने भी कहा है, जो आरएसएस के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हिजाब या पर्दा जो है वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे में कुछ जो चरमपंथी चरमपंथी जो है वो छात्राओं के भविष्य से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भगवा उन्माद है वो भी गलत है। आखिर ये भगवा उन्माद है क्या, और वाकई क्या यही वो उन्माद है जो हिजाब के खिलाफ काम कर रहा है? नहीं, देखिए उन्होंने क्या कहा मुझे इस बारे में नहीं पता, वो तो उनसे ही पूछिए कि उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा। लेकिन मैं कहता हूं कि भगवा और हिंदू, इन दोनों का आतंकवाद और कट्टरता से कोई लेना देना है ही नहीं। हम तो वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं, जो वैज्ञानिक सोसाइटी हैं, हम तो हर बदलाव को स्वीकार करने वाली सोसाइटी है, हम कोई रिजिड नहीं रहने वाले लोग हैं। हाँ। दुर्भाग्य इस देश का कि 75 वर्ष के बावजूद भी हम आज तक उन बेटियों को शिक्षित नहीं कर पाए। और आपको बताऊं एक बड़े गजब के आंकड़े हैं। हाँ। कि अभी भी जो है
हमारी जो मुसलमानों में जो निरक्षरता की दर है वो 42.7% है। आज ही मैंने एक आंकड़ा जारी किया जी, लेकिन और एक आर्टिकल के माध्यम से कहा है कि इसमें विनोद जी, लेकिन जो अभी हो रहा है उससे तो जो लड़कियां आ रही थी भले वो हिजाब में पहन के आ रही थी, हिजाब और शिक्षा में कोई इसका तो कोई संबंध उस तरह से नहीं दिखता। और खासकर अगर कोई लड़की स्कूल आ रही है, हिजाब पहन के आ रही है, आप जब उसको जो तमाम वो जो लड़के हैं जो दिख रहे हैं उनको रोकते हुए, तो कहीं उसकी शिक्षा में तो मदद नहीं हो रही है। दूसरी बात एक, जैसा कि आपने बताया, हम सभी हिंदू हैं और हम वाकई हर चीज को अपना लेने वाले और सबसे ज्यादा सहनशील धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जैसा आपने बताया, ठीक मैं उसी बात को देखूं और कोट करूं तो जाहिर सी बात है कि हम सभी जानते हैं कि तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में सरस्वती वंदना होती है। यही बात मुस्लिम लड़कियों ने अपनी दलील में रखी भी है। सिख जो है वो कड़ा और कृपाण पहनते हैं, वो एक अलग मसला है संविधान के दायरे में। अब अगर सरस्वती वंदना की या इस तरह की पूजा पाठ का विरोध नहीं होता तो हिजाब पहनने से इतनी आपत्ति क्यों? बात यह है कि कड़ा हो, चूड़ी हो, दीपक हो, या सॉरी बिंदी हो, या वो जो अपना टर्बन हो, ये जो है हिजाब का प्रतिरूप नहीं हो सकते। हिजाब ये मतलब हिजाब जो है वो जिहाद का एक स्वरूप है। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं? अभी तो कहा मौलाना गौरा ने भी कि आखिर हिजाब को क्यों शरीयत में रखा गया। बहरहाल, जैसे शुक्ला, आपसे मेरा सवाल होगा, अगर ड्रेस कोड की हम बात करें तो ड्रेस कोड पर अदालतों ने अलग अलग मामलों में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग स्टैंड लिया है। लेकिन एक बात जो है वो कॉमन है, वो है कि धार्मिक वस्त्र, बुर्का, हिजाब पहनने के हक को खारिज नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो मैं देख रही थी, उसमें आर्टिकल 19(1)(a) के तहत कपड़ों को अभिव्यक्ति का एक रूप माना है और कहा है कि इसे सशर्त लागू करना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो इस तरह का जो विचार आ रहा है कि नहीं आप नहीं पहन सकती हैं, ये कितना जायज होगा अगर उस संदर्भ में हम समझने की कोशिश करें इसको? तो जैसे शुक्ला, देखिए, अगर उस संदर्भ में आप देखें तो राइट टू फ्रीडम टू ड्रेस ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड राइट है और सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस ही आप इसको कर्टेल कर सकते हैं, तो ये राइट तो एब्सोल्यूट है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंस्टीट्यूशन के भी अपने राइट्स हैं। एक बारी जब आप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो आप भी वहां के रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, तो आपके जितने भी राइट्स हैं वो गेट तक ट्रेवल करते हैं, पर उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन के अपने राइट्स हैं, आपको उन राइट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने फ्रेम रखे हैं। इसीलिए आज के तारीख में जो मेन इशू जो कोर्ट को अटेंशन इनवाइट कर रहा है वो इसी बात पे है कि इंस्टीट्यूशन के अपने राइट्स हैं जो इंडिविजुअल राइट ऑफ स्टूडेंट्स के अबव हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई भी फंडामेंटल राइट के अगर परिधि में आएगा तभी उसके वायलेशन पे कोर्ट इंटरवीन कर सकती है और उसको इन्फोर्स करा सकती है। इसीलिए आप देखिए कि लार्जर बेंच को जो इशू रेज हुआ, सिंगल जज ने नहीं डिसाइड किया क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे, कहीं केरल हाई कोर्ट के, कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के, इधर उधर। इसीलिए एक अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट के लिए ये व्यू पे ले गए हैं कि ये जो ड्रेस पे इंसिस्टेंस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब तक ये क्वेश्चन नहीं आंसर होगा तब तक जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंस्टीट्यूशन के अपने जो राइट्स हैं कि वो इंटरनल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ड्रेस कोड लागू करे, जो है मे बी स्टेट के डायरेक्शंस के तहत, तो वो भी अपनी जगह एब्सोल्यूट है। उस राइट को किस हद तक डाइल्यूट किया जा सकता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, तभी कोर्ट हाथ रखेगी। अगर कहीं पे भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की परिधि में नहीं आया तो फिर कोर्ट जो है ये इसमें हाथ रखने से मना करेगी, परहेज करेगी। डॉक्टर राव, अगर हम बात करें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की, व्हाट इज द बेसिक टेस्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस which the Supreme Court has taken up in Sabrimala case especially, and now the Karnataka High Court will take on hijab conflict or hijab issue?
प्रायर टू दैट, उससे पहले सबसे पहले ये जो एसेंशियल प्रैक्टिस है, इट केम इन अ जजमेंट कॉल्ड नारायण दीक्षितलू। जी। जब आई अपियर्ड इन दैट मैटर इन 1996 में सुप्रीम कोर्ट में, ये तिरुपति देवस्थानम का केस था, और उन्होंने उसमें एक डेफिनेशन दिया, एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन टू बी असर्टेन्ड फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट रिलीजन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड चेंज एंड इवॉल्व। उससे तो उनकी डॉक्ट्रिन है, जैसे आप कुरान है या उसके जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है, उससे से निकालने के लिए एएस नारायण दीक्षितलू वाली जजमेंट, जहाँ तिरुपति का हम अर्चका का जो पुजारी का केस हो रहा था, उसमें आई हैड अपीयर्ड विद पराशरन जी एंड दे हैव कम, दैट इज द थिंग। नाउ अभी मैंने हाल ही में ही मैं अपने आरिफ मोहम्मद खान साहब को जरा कई लोगों को सुना हुआ, कहीं पे कुरान में ये नहीं जिक्र है कि हिजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। इसमें ये सिर्फ ये सभ्यता या जो भी आप अपने आप को, इनफैक्ट आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा था वो जमाने में ये काफी स्ट्राइप होती थी, गुलामी होती थी, अजीब सोशल प्रैक्टिस कहा जा सकता है। हाँ, सोशल प्रैक्टिस। तो ये इसको सिर्फ एक सोशल प्रैक्टिस माना गया है, और कई जजमेंट जैसे बॉम्बे में ये वो कि इट इज नॉट समथिंग विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। सो देयरफॉर द रीजन इज लाइक जस्टिस दीक्षित हैज सेड दैट कि अब हर इंस्टीट्यूशन का एक पैदा नहीं, अब ये सेक्युलर इंस्टीट्यूट, जैसे हम स्कूल्स हैं, यहाँ वेरियस बैकग्राउंड से लोग आते हैं। अब आप ढक के, आई हैव इवन हर्ड इवन द मुस्लिम women, आई एम टेलिंग यू, आई हैव हर्ड recently, I have been hearing lot of this, they themselves say that when you cover your identity and come into an institution in this fashion, especially schools, कई एग्जाम्स भी होते हैं, एक बार एग्जाम का भी एक हो गया था केस, तो इस तरह से एक बराबरी का दर्जा देने के लिए सभी बच्चों को एक ये यूनिफॉर्म क्या होता है कि आप सब लोग एक ही चीज पहनेंगे। यूनिफॉर्म इटसेल्फ मीन्स ए वन टाइप ऑफ ए ड्रेस कोड। Therefore, this uniform is there in various things. It cannot be said to be violated if such a practice somebody wants to go and implement and say, no, this is my religion. That is their incorrect understanding of the matter. The political persons who are trying to take advantage. Sir, देखिए एक मिनट, let me complete one minute. The political persons who are trying to take advantage and create differences and use this mahal for some other election or other agenda are incorrect people. They are misleading the people into thinking that this is a religious practice and somebody is being discriminated. ये बिल्कुल ही गलत तरीका का वो हो रहा है। इसमें राजनीति की से ही ज्यादा वो और जुड़ी हुई बातें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन सर बट सर जो रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूड्स द एबिलिटी टू चूज वंस रिलीजियस अटायर, ये तो आप मानेंगे। अब द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका शुड नॉट डिटरमिन परमिसिबिलिटी ऑफ रिलीजियस क्लोथिंग, डू यू थिंक सो? फर्स्ट। दूसरा ये है कि हिजाब बैन्स इन स्कूल वायलेट्स रिलीजियस फ्रीडम एंड स्टिग्मेटाइज दी मार्जिनलाइज्ड वुमेन ऑफ एंड गर्ल्स, ये ऐसा कहा जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से इस पूरे मामले को देखने की जरूरत है? ये बिल्कुल गलत नजरिया से देख रहे हैं कि हम कोई उनको, इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, आप ये सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, जो सबसे पढ़ी लिखी मुस्लिम समुदाय की हमारी बहनें या जो होते हैं, वो तो बिल्कुल ही इस चीज को मानती ही नहीं है। इन्होंने ट्रिपल तलाक, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी कुछ इस पे काम किया हुआ है, और ट्रिपल तलाक का भी जो है सबसे प्रोग्रेसिव लेडीज जो है मुस्लिम कम्युनिटी को, और जो भी प्रोग्रेसिव भी नहीं हो, सबसे स्मॉलेस्ट, वो भी इसको गलत मानती है। तो मैं इसको ये कहना कि हमारा सब ये है कि एक सेक्युलर, देखिए स्टेट इज सेक्युलर, गवर्नमेंट स्कूल्स आर सेक्युलर, इसका अब दूसरा आपने देखा रिएक्शन, वो भगवा कपड़े पहन के आएंगे और कुछ और पहनेंगे और कहेंगे ये हमारा रिलीजियस का। तो इसका कहाँ तक आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको आप सबको बराबरी देना चाहिए और एक सेक्युलर तरीके से एडमिनिस्टर करना चाहिए, ये आप कहाँ तक करते रहेंगे? आपने एक ये चीज लिया है जो बिल्कुल ही इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। प्रोफेसर राव, डू यू थिंक कि ये जो पूरा इशू आया है इसकी वजह से स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन के रिलेशन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा? जाहिर सी बात है। दूसरी बात, एक चिंता की जो बात है, जो बात चल रही है कि इतनी ज़रूरत नहीं है यूनिफॉर्म, हमें हम प्रोग्रेसिव बने। अगर प्रोग्रेसिव की बात करें, जैसा हमने बताया कि फीफा ने भी और तमाम ऐसे हिजाब में भी बहुत सारी लड़कियों ने बहुत कमाल किया है, तो इस इशू को इतना इंस्टीट्यूशन की ओर से भी उठाने की ज़रूरत नहीं है? डू यू थिंक सो?
नहीं, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपैरिजन ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, मेरा अपना मानना है। एंड यू कैन नॉट कंपेयर ए क्लासरूम विद फीफा मैच। फीफा मैच जो है वो 4 घंटे रहेगा या 3 घंटे रहेगा, लेकिन स्कूल में बच्चे जो हैं सुबह से शाम तक, एंड दिस इज दे विल कंटिन्यू फॉर ईयर्स। अगर इफ जॉइन इन 6th क्लास एंड दे विल गो अप टू 12th, तो इसको आप किसी गेम से या और अन्य से कंपेयर करना ठीक नहीं है, मेरा अपना, दिस माय ओपिनियन। एंड यूनिफॉर्म प्रमोट्स इक्वालिटी। जब बच्चे क्लास में या स्कूल में आएंगे, दे शुड थिंक अबाउट एजुकेशन एंड द स्कूल ओनली। अगर ओके, लेट अस गिव फ्रीडम टू एवरीवन, दे कैन वेयर देयर ओन ड्रेसेस। कोई अमीर का बेटा हो सकता है, कोई गरीब का बेटा हो सकता है। जब अमीर का बेटा बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, रेमंड शूज पहन के आएंगे, तो गरीब के बच्चे कैसे आ सकते हैं, हमको पता है। ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों बढ़ेगा। बिल्कुल। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो खर्चा भी करेगा, जो अच्छे ड्रेस वाले हैं फिर सभी। सो इवन दैट डिस्क्रिमिनेशन जस्ट टू लेकिन सोशियो इकोनॉमिक, जाति, धर्म, ये सब को निकालने के लिए ये जी बचपन से हम लोग को ये सिखाया जाता है, इसीलिए हम स्कूल ड्रेसेस पहनते हैं या इंस्टीट्यूशन के ड्रेसेस पहनते हैं। पर प्रोफेसर साहब, यहाँ पे एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि अगर ऐसा है, अगर ड्रेस पर आपत्ति है, हमने तमाम इंस्टीट्यूशंस में देखा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि सरस्वती की पूजा होती है, या फिर कोई क्रिश्चियन अगर मिशनरीज स्कूल्स हैं, वहाँ पर धूमधाम से क्राइस्ट के जन्मदिन को मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, या तमाम और तरह के वो पूरे किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि छोटे बड़े फंक्शंस भी होते हैं, तो दीप प्रज्वलन, तमाम चीज़ें होती हैं जो कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी रिलीजन से जुड़ी हुई हैं। यदि हम अगर रिलीजन के तमाम इस तरह के प्रैक्टिसेस को अलग रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो धर्म से ऊपर और केवल विद्यार्थी जीवन जिए, तो आखिर क्या आपको लगता है कि इस तरह के भी तमाम चीजों पर रोक लगा देनी चाहिए? देखिए, मुझे पता नहीं है तो नॉर्थ में क्या हो रहा है, बट इन साउथ एक्सेप्ट इन प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में कभी ये सरस्वती प्रार्थना वंदना वैसा बंद हो गया। जब से 1976 में हमारा देश जो है सेक्युलर बन गया, एंड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आजकल तो नहीं चल रहा है ये दीप प्रज्वलना जो है, एंड इट इज मोर कल्चरल रादर देन रिलीजियस। ठीक है, लाइटिंग ए कैंडल और दिस थिंग, ज्योति प्रज्वलना जो है, इट इज शुभारंभ के लिए करते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट पीपल आर यूजिंग एनी गॉड्स और गॉडेसेस। ओके, वो एक छोटी मोटी जो है, अगर आप इसको और उसको और इससे क्लब करेंगे, कल्चर इज इंटीग्रल टू रिलीजियन, बट जो कल्चरल जो है, एंड यू कैनॉट रीड हार्डकोर रिलीजियस प्रिंसिपल्स इनटू कल्चर, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आई एम नॉट सपोर्टिंग, बट बाय एंड लार्ज दिस प्रैक्टिसेस तो परंपरा है नंबर 1। ठीक है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ड्रेस कोड। जैसे मेरे पहले जो बताया है, ऑल आवर फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, वो अच्छा माहौल बनेगा यूनिफॉर्म होने से। अब ये नाउ इट इज टेकिंग डिफरेंट कलर्स। आप धर्म का अगर ये लोग ये करेंगे, दूसरे लोग दूसरे करेंगे, अरे ये बढ़ता जाएगा तो एंड और भी मुश्किलें पैदा हो जाएगी, नंबर 1। और मैं ये और एक छोटी सी बात भी कहना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे भाई साहब ने सिख रिलीजन के बारे में बताया, वो कृपान पहनते हैं और कर्तन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। तो हम ऐसा देखा जाएगा तो आर्टिकल 30 नहीं है, मैं उनके लिए तो power of parliament to modify rights conferred by this part in their application to forces। बिल्कुल, हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी देखते हैं
बाकी सब लोग टोपी पहनते हैं, तो सरदार जी जो है वो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। ऐसा दैट इज कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। जी, पगड़ी है, ये है जी। और तो नाउ द इश्यू इज वेदर हिजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन और हाँ, नॉट। बिल्कुल। और शायद जी, और हिजाब को अभी तक इंटीग्रल पार्ट नहीं माना गया है, जैसा कि मौलाना गौरा ने भी बताया कि वो इंटीग्रल पार्ट तो नहीं है। लेकिन जैसे शुक्ला, रतिलाल पांचांद गांधी बनाम बॉम्बे का जो स्टेट का जो केस था जो 1954 में आया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्य जो है वो आर्थिक, व्यावसायिक या राजनीतिक चरित्र के उन मामलों को भी रेगुलेट कर सकता है जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हुए हों। अब अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के पास सामाजिक सुधार और समाज कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार है, भले ही वो धार्मिक दखल ही क्यों न हो। क्या आपको लगता है कि ऐसे में जो कर्नाटका सरकार ने एक रूल बनाया है उसको वैध मानना चाहिए? और अगर ये वैध होता है तो जाहिर सी बात है कि पूरे ये मसला जो उठा है ये राजनीतिक ज्यादा माना जाएगा। जी, देखिए, इसमें आप अगर देखेंगे जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने अपने लेवल पे कहीं भेदभाव में कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा है जी। उन्होंने अपनी सुपरवाइजरी पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक मैंडेट इश्यू किया है कि हर कॉलेज में जो है, हर कॉलेज को चाहिए कि यूनिफॉर्म ड्रेस हो वहां पे। उन्होंने ले जाके बिंदु को वहां छोड़ दिया। अब ये कॉलेज अथॉरिटीज के ऊपर है, उनके विजडम में, कि वो एक यूनिफॉर्म ड्रेस जो भी हो, और यूनिफॉर्म ड्रेस का मतलब ये है इक्वलिटी, जितने लोग हैं सब एक जैसे दिखें, जो भी कॉलेज में आ रहे हैं सब। तो आज की तारीख में ये धर्म का एंगल ये बाद में ये पॉलिटिसाइज कर दिया है, उससे जुड़ गया है। अदरवाइज आप सही पूछे तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं पे धर्म को नहीं रखा उसमें, जो है जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर इन्होंने इश्यू किया है, उन्होंने सिर्फ इतना डायरेक्शन दिया है और मैंडेट किया है कि एक यूनिफॉर्म ड्रेस कॉलेज में होनी चाहिए। तो धर्म के चश्मे से उसको नहीं देखना चाहिए। बट होता यह है, और आपने सही कहा एट द वेरी बिगिनिंग जो है, कि चूंकि 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे थे, ये इतना बड़ा राजनीतिकरण वाला मुद्दा है, इसलिए इसको बिल्कुल वॉलेटाइल बना दिया जो है, और एकदम इलेक्शन के 2 दिन पहले ही बिल्कुल आप देखिए एकदम पीक पे ये इशू आ गया। ये बहुत ही छोटा इशू था जो है। अगर एक स्टूडेंट का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है और वो कह रहा है कि हमारा राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसने हाई कोर्ट का दरवाजा ऑलरेडी खटखटा लिया, तो मैटर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। अब कोर्ट को आप डिसाइड करने दीजिए। बट आप देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सैफरन ड्रेस, अब ये बच्चों को ये सैफरन ड्रेसेस कौन लोग पहना रहे हैं, इन महिलाओं को का झुंड कौन बना रहा है हिजाब पहनी महिलाओं का? ऑब्वियसली इसके पीछे पॉलिटिशियंस लग गए। इसलिए पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो कृपया इस खेल में न पड़े और इसको लॉ कोर्ट को तय कर लेने दें। चीजें धीरे धीरे सबसाइड कर जाएगी। बट अगर ये लोग हाथ लगा के रखेंगे तो जरूर चीजें फ्लेयर अप करेगी। इसलिए हमारी तो रिक्वेस्ट इन लोगों से होगी, दोनों ग्रुप से, ये जो सैफरन ग्रुप है और जो ये हिजाब वाला ग्रुप है, कि आप लोग अपने आप को विड्रॉ कीजिए और कोर्ट पे ट्रस्ट कीजिए। कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। जी, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा मसला है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे कई शक तो जाहिर हुए हैं। और अब इसको लेकर जिस तरह की चीजें होने लगी हैं, पॉलिटिकल चीजें, जिसको राजनीतिक जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो भी कई बार इस पूरे मामले को आगे घुमा रहा है। मुझे बहुत याद आ रहा है इस वक्त मजाज लखनवी, जो बड़े मशहूर शायर हुआ करते थे। उन्होंने लिखा था, एक खातून से करके उनकी गजल है, और उसमें उनकी पहली लाइन थी कि हिजाब ए फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था, तेरी नीची नजर खुद तेरी अस्मत की मुहाफिज है, तो इस नश्तर की तेजी आजमा लेती तो अच्छा था। जाहिर सी बात है कि लड़कियों के लिए हिजाब से ज्यादा जरूरी है कि उनकी शिक्षा मिले, और उस हिजाब को जिस तरह से इशू बनाकर और राजनीतिक चीजों को साधने की कोशिश की जा रही है, वो खतरनाक एक परंपरा की शुरुआत है, ये भी हमें मानना होगा। और एक एजुकेशनिस्ट होने के तौर पर भी प्रोफेसर राव भी इस बात से सहमत होंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो पाकीज़गी है, उनकी जो पवित्रता है, शिक्षा के प्रति उनका जो समर्पण है, उसको बरकरार रखना हम सबों की जिम्मेदारी है। और ये बहुत जल्द सबों को समझ में आएगा, कम से कम हमारे राजनेताओं को समझ में आएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन ये पूरा मामला अब अदालत में है और बहुत जल्द
इस मामले में ऐसे इस मामले को जब देखा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो फैसले आएंगे वो फैसला कुछ ऐसा होगा जो हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे भविष्य के तमाम संभावनाओं के लिए एक नई राह खोलेगा, जो छोटे बड़े मसलों पर भिड़ने के बजाय अपनी आज़ादी को तो समझें, लेकिन आज़ादी के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसके साथ उत्तरदायित्व आता है, उसको भी समझें। और तभी शायद संविधान को हम उस अर्थ में समझ पाएंगे जिस अर्थ में हमारा संविधान बनाया गया। आज बस इतना ही। नमस्कार।